सही इंसर्ट का यूज़ सही ऑपरेशन में करना है। तो ये सब हम कैसे जान सकते हैं, इसके लिए आपको जो है पूरा डिटेल में वीडियो देखना पड़ेगा और आपको समझना होगा कि किस तरह से हम जो है कौन सी इंसर्ट किस ऑपरेशन में सेलेक्ट करें तो हमको जो है बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर आपको जो है मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाता हूं जो कि हमने अपनी CNC प्रोग्रामिंग बुक में दिया हुआ है, जिससे कि आप जो है मशीनिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि कौन सी इंसर्ट जो है किस ऑपरेशन के लिए बेटर रहेगी। तो चलिए सबसे पहले इंसर्ट देखते हैं, राउंड इंसर्ट। राउंड इंसर्ट एक ऐसी इंसर्ट है जिसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री एंगल माना जाता है और इसमें कम से कम जो है आप 8 कटिंग एज जो है यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो है 10 से 12 कटिंग एज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि रफिंग स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, तो रफिंग स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है, यानी कि रफिंग ऑपरेशन के लिए आप जो है इस इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी इंसर्ट है, इसमें आप मटेरियल को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लाइट रफिंग करनी है तो आप जो है राउंड इंसर्ट का यूज़ मत करिए, क्योंकि लाइट रफिंग में क्या है कम से कम मटेरियल निकालना होता है और ये जो है अच्छी फिनिशिंग नहीं देती है। इसलिए क्या है कि जो मटेरियल जो है एक्स्ट्रा रिमूव हो सकता है, इसलिए आप जो है लाइट रफिंग के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग के लिए आप जो है राउंड इंसर्ट का यूज़ कभी नहीं करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास राउंड इंसर्ट है तो आप जो है फिनिशिंग ऑपरेशन में कभी यूज़ नहीं करेंगे। और चौथा जो है लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग, यानी कि आपको अगर लंबाई में जो है टर्निंग ऑपरेशन करना है तो आप राउंड इंसर्ट यूज़ मत करिए, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। पांचवा है आपको प्रोफाइलिंग। अगर आपको प्रोफाइलिंग करनी है या फिर आपको कर्वेचर बनाना है तो आप जो है इस राउंड इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं वीडियो में भी, राउंड इंसर्ट का यूज़ आप जो है प्रोफाइलिंग के लिए कर सकते हैं। फेसिंग ऑपरेशन के लिए भी आप जो है राउंड इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं, ये सूटेबल है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ऑपरेशन वर्सेबिलिटी की, तो आप जो है इसको अलग अलग ऑपरेशन में जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड मशीनिंग पावर, जहां पर मशीन की पावर कम है तो वहां पर आप जो है राउंड इंसर्ट यूज़ मत करिए, क्योंकि इसके लिए आपको जो है पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हाई फीड और डेप्थ पर काम करती है। तो जहां पर आपको जो है हाई फीड और डेप्थ देनी है और इसके लिए आपको पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये थ्योरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है इस चीज़ को याद कर लें और अपने जो ऑपरेशंस है वहां पर यूज़ कर पाएँ, ठीक है। वाइब्रेशन टेंडेंसीज जहां पे ज़्यादा रहेगी वहां पर आपको जो है राउंड इंसर्ट यूज़ नहीं करनी है। राउंड इंसर्ट का यूज़ उस जगह पे करना है जहां पर आपकी जो पकड़ है, वर्कपीस की पकड़ अच्छी है और रफिंग ऑपरेशन करना है, तो आप जो है राउंड इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ड मटेरियल की। अगर आपके पास हार्ड मटेरियल पे मशीनिंग करनी है तो आप राउंड इंसर्ट का यूज़ करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि ये जो है हार्ड मटेरियल के लिए सूटेबल है और इसमें आप जो है रफिंग ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। इंटरमिटेंट मशीनिंग, यानी कि आपको रफिंग और फिनिशिंग के बीच की अगर मशीनिंग ऑपरेशन करना है तो आप जो है ये जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राउंड इंसर्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं स्क्वायर इंसर्ट की। स्क्वायर इंसर्ट यानी कि जिसका एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री की इंसर्ट जो है रफिंग ऑपरेशन में भी यूज़ होती है। तो रफिंग स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है और इसका यूज़, खास बात यह है कि ये लाइट फिनिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। लाइट रफिंग है वहाँ पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिनिशिंग ऑपरेशन में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्क्वायर इंसर्ट का यूज़ हमेशा रफिंग के लिए करना है। लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग में भी आप जो है स्क्वायर इंसर्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोफाइलिंग में आप जो है इस स्क्वायर इंसर्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन राउंड इंसर्ट का यूज़ आप कर लेते हैं, ये चीज़ इसमें अच्छी है। फेसिंग में देखिए आप जो है इसका यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फेसिंग ऑपरेशन के लिए जो है स्क्वायर इंसर्ट बहुत ही अच्छी है, ठीक है। लिमिटेड मशीनिंग पावर में आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशनल वर्सेबिलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। वाइब्रेशन टेंडेंसी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर आप इस इंसर्ट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हार्ड मटेरियल में आप जो है ये बहुत ही सूटेबल है। हार्ड मटेरियल के लिए आप स्क्वायर इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। इंटरमिटेंट मशीनिंग में भी आप जो है इसको सूटेबल मानते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट सूटेबल का निशान आपको दिया हुआ है, जिससे कि आप पता चल सकता है, जिससे कि इसका यूज़ हम आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सी शेप इंसर्ट की।
सी शेप इंसर्ट जो है बहुत ही अच्छी इंसर्ट है और इसका जो यूज़ है कई सारी चीज़ों में कर लेते हैं, जहाँ पर हम रफिंग पे भी कर सकते हैं और फिनिशिंग ऑपरेशन में भी कर लेते हैं। तो इसकी रफिंग स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, मोस्ट सूटेबल है। इसको भी जो है रफिंग ऑपरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लाइट रफिंग के लिए भी हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं और सेमी फिनिशिंग के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। ठीक है, अगर आपको सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर फिनिशिंग ऑपरेशन में ये सूटेबल है, आप फिनिशिंग ऑपरेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा CNMG जो इंसर्ट होती है काफ़ी जो है पॉपुलर इंसर्ट है। इसका यूज़ आप जो है कई सारे ऑपरेशंस में कर लेते हैं। तो आप जो है सी शेप इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबी अगर आपको जो है टर्निंग करनी है तो आप इसमें जो है सी शेप इंसर्ट यूज़ करते हैं। प्रोफाइलिंग के लिए आप सी शेप इंसर्ट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और फेसिंग ऑपरेशन में इसका यूज़ करते हैं। ऑपरेशन वर्सेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको आप अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से किसी में भी मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी इंसर्ट है। और लिमिटेड मशीन पावर में भी आप इस इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं। जिन मशीन की पावर जो है जिसमें फीड और RPM कम रहता है वहाँ पर भी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको हार्ड मटेरियल रिमूव करना है तो आप गलती से भी इस इंसर्ट का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये वीक होती है। ठीक है, और इंटरमिटेंट मशीनिंग है, जहाँ पर आपको फिनिशिंग और थोड़ी सी रफ करनी है वहाँ पर आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सूटेबल इंसर्ट है। तो ये जो इंसर्ट मैंने आपको बताई सी शेप, ये बहुत ही अच्छी इंसर्ट है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो आप अगर लाइट मशीनिंग कर रहे हैं, लाइट रफिंग कर रहे हैं और लाइट फिनिशिंग कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी इंसर्ट है। अब बात करते हैं डब्लू शेप यानी वेज शेप इंसर्ट। वेज शेप इंसर्ट जो है थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है सी शेप इंसर्ट को। इसमें भी 80 डिग्री का एंगल होता है और इस इंसर्ट की खास बात यह है कि ये जो है सभी ऑपरेशन में जो है सूटेबल मानी जाती है। ना ही ये मोस्ट सूटेबल है और ना ही ये जो है कम सूटेबल है। तो ये बीच की इंसर्ट जो है बोली जाती है। इसका यूज़ आप किसी भी ऑपरेशन में कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि रफिंग जो है स्ट्रेंथ इसकी सूटेबल है और लाइट रफिंग में भी ये जो है सूटेबल है। फिनिशिंग ऑपरेशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग के अंदर जो है आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फेसिंग ऑपरेशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशनल वर्सेबिलिटी में भी ये जो है यूज़ की जा सकती है, सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल नहीं है। लिमिटेड मशीन पावर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और वाइब्रेशन टेंडेंसी वाली जगह पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो आपको शुरू की 3 इंसर्ट दिखाई, राउंड, स्क्वायर और सी शेप, ये जो है वाइब्रेशन जहाँ पे ज़्यादा हो रही है वहाँ पर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ इन 3 इंसर्ट का नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वेज शेप है ये मॉडिफाई की गई है, इसमें आप जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी इंसर्ट है और इसका यूज़ जो है आप हार्ड मटेरियल में बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरमिटेंट मशीनिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंसर्ट मैंने आपको बताई डब्ल्यू और सी शेप इंसर्ट, ये अच्छी इंसर्ट्स में से मानी जाती हैं और इनका जो यूज़ है मशीनिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर यूज़ होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइगोनल यानी टी शेप इंसर्ट की। टी शेप इंसर्ट जो होती है वो रफिंग स्ट्रेंथ इसकी सूटेबल है, मतलब नॉर्मल है। इसमें आप जो है रफिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं और फिनिशिंग ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब जो इंसर्ट आ रही हैं ये फिनिशिंग ऑपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। तो ये है ट्राइगोनल। इसमें आपको जो है लाइट रफिंग और सेमी फिनिशिंग ऑपरेशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग ऑपरेशन में ये बहुत सूटेबल है। फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए जो है आप इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फेसिंग ऑपरेशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशन वर्सेबिलिटी भी इसकी अच्छी है और लिमिटेड मशीन पावर में तो ये बहुत सूटेबल है। जहाँ पर पावर कम है, ठीक है, वहाँ पर आप जो है इस टाइप की इंसर्ट का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और वाइब्रेशन टेंडेंसी वाली जगह पे आपको ये इंसर्ट यूज़ करनी है। देखिए, मैं आपको ये इंसर्ट बता रहा हूँ, इसका यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पर वाइब्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप जो है इस इंसर्ट का यूज़ कर सकते हैं।
हार्ड मटेरियल के लिए आप गलती से भी इस इंसर्ट का यूज़ मत करना, ठीक है। और इंटरमिटेंट मशीनिंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप लाइट रफिंग और लाइट फिनिशिंग अगर करने हैं तो आप जो है कर सकते हैं। अब जो इंसर्ट आ रही है ये है डी शेप इंसर्ट। इसको जो है 55 डिग्री की इंसर्ट बोलते हैं और इसकी जो शेप होती है वो डायमंड की शेप में होती है, ठीक है। और इसका जो एंगल होता है 55 डिग्री होता है। तो इसका मेन जो पर्पज़ है इसको डेवलप करने का, फिनिशिंग ऑपरेशन में करना है। आपको जो है प्रोफाइल टर्निंग करनी है या फिनिशिंग ऑपरेशन करने हैं, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आपको बता देता हूँ, इसकी जो रफिंग स्ट्रेंथ है बहुत ही कम होती है, ठीक है। रफिंग आप इससे गलती से भी मत करिएगा। लाइट रफिंग आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सूटेबल है। फिनिशिंग, सेमी फिनिशिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है, आप आसानी से इसमें फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग के लिए आप बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये इंसर्ट। फेसिंग ऑपरेशन में भी ये इंसर्ट जो है काफ़ी यूज़ होती है। और ऑपरेशन वर्सिबिलिटी की बात करूं तो ऑपरेशन वर्सिबिलिटी इसकी अच्छी है, ठीक है। और लिमिटेड पावर की जो मशीन्स होती हैं उन पे आप बहुत आसानी से ये इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। वाइब्रेशन टेंडेंसी वाली जगहों पर ही इनका यूज़ किया जाता है, तो ये वाइब्रेशन के लिए ही यूज़ की जाती है, ठीक है। और हार्ड मटेरियल में आप इसको गलती से भी यूज़ मत करिएगा, ठीक है। इंटरमिटेंट मशीनिंग में ये यूज़ नहीं होती है, क्योंकि ये लाइट रफिंग और लाइट फिनिशिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए है, ठीक है। तो आप जो है इसका यूज़ फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रिसीजन वाली इंसर्ट, वी शेप इंसर्ट। वी शेप इंसर्ट का जो एंगल होता है 35 डिग्री होता है और सबसे कम एंगल जो है इस ही इंसर्ट का होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसर्ट है इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ जो है फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए होता है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देती है और जहाँ पर पतले पतले एजेस जो बनाने होते हैं, जिस जगह पर, जिस कंपोनेंट में, वहाँ पर आप जो है ये इंसर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इंसर्ट जो है काफ़ी अच्छी इंसर्ट है। रफिंग स्ट्रेंथ इसकी 0 है, रफिंग के लिए आप इसका यूज़ नहीं करेंगे। लाइट रफिंग के लिए भी इसका यूज़ नहीं करना है। फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है, फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए बहुत सूटेबल है। लॉन्गिट्यूडनल टर्निंग के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग के लिए बहुत सूटेबल है। फेसिंग ऑपरेशन इससे गलती से भी मत करना, क्योंकि ये टूट जाएगी। इसका एज जो है बहुत ही पतला होता है, इसलिए जो है फेसिंग ऑपरेशन में आप इसका यूज़ मत करना। ऑपरेशन वर्सिबिलिटी इसकी सही है और लिमिटेड मशीनिंग पावर में जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन टेंडेंसी वाली जगह पर ही इसका यूज़ किया जाता है और हार्ड मटेरियल में आप गलती भी मत करना इसके लिए यूज़ करके। तो मैंने आपको जो है 7 इंसर्ट जो है बताई। 7 इंसर्ट में देखिए, 2 तो बहुत ही अच्छी रफिंग के लिए यूज़ होती हैं, 2 बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो 3 इंसर्ट मैंने आपको बताई वो आप जो है रफिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, फिनिशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए सूटेबल है। तो जहाँ पर आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से इंसर्ट का यूज़ करिए। शेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो इंसर्ट की शेप है वो उसकी स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करती है। आप हमेशा याद रखिए कि आपको एक चीज़ याद रखना है, जितना भी पतली इंसर्ट होगी उसको आप उतनी ही फिनिश ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे। जितनी ही मोटी इंसर्ट होगी, ठीक है, जिसका एज जो है काफ़ी मोटा होगा, वो जो है रफिंग ऑपरेशन के लिए यूज़ होगी और हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ करना है उसको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसको आपने अगर सही तरीके से सेट कर लिया तो आप जो है कभी गलती करेंगे नहीं और आपकी इंसर्ट कभी टूटेगी नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपकी जो है मशीनिंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है काफी खास वीडियो है। इसमें मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टूल्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो टूल की लाइफ को कितना इंक्रीज कर सकती है और कौन से ऑपरेशन के लिए किस टाइप के कोटिंग वाले टूल्स हमको यूज करने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको आपके करियर में काफी बूस्ट दे सकती है। पहली चीज है कि सीएनसी मशीन में जो टूल यूज होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग की जाती है
वो ऑपरेशन वाइज सेलेक्ट की जाती है, यानी कि किस ऑपरेशन के लिए कौन सी कोटिंग वाले टूल हमको यूज करने चाहिए। जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल वेपर डिपोजिशन यानी पीवीडी कोटिंग और केमिकल वेपर डिपोजिशन यानी कि सीवीडी कोटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, दो अलग अलग टाइप की कोटिंग्स हैं और दोनों ही कोटिंग के जो टूल हैं उनका ऑपरेशन डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमें कोटिंग के बारे में समझना होगा कि कोटिंग में हमें करते क्या है। सबसे पहली जो कोटिंग है वो है फिजिकल वेपर डिपोजिशन। फिजिकल वेपर डिपोजिशन में क्या होता है कि जो एक पतली सी लेयर है वो डेवलप की जाती है टूल के ऊपर, जिसकी वजह से टूल के जो एजेस हैं वो काफी शार्प डेवलप होते हैं। क्योंकि फिजिकल वेपर डिपोजिशन की जो लेयर है वो 2 माइक्रोन से लेकर 6 माइक्रोन की जो एक पतली सी लेयर डेवलप करती है, जिसकी वजह से टूल जो है काफी हार्ड टफ बन जाता है। और क्योंकि पतली लेयर होती है इसकी वजह से शार्प एज डेवलप होता है और शार्प एज के टूल का यूज हम फिनिशिंग ऑपरेशन में करते हैं। तो देखिए, 3 चीजें कोरिलेट हो रही हैं। पहली चीज कि जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन है इससे काफी पतली लेयर डेवलप हो रही है। पतली लेयर डेवलप हो रही है इसकी वजह से टूल का जो एज है वो काफी शार्प है और शार्प एज के टूल को हम कहां पर यूज करते हैं? फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है। दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन में क्या होता है कि एक फर्नेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को पास कराया जाता है। जब ये गैसेस उस फर्नेस के अंदर पास होती हैं तो ये टूल की इंसर्ट के कांटेक्ट में आती हैं, जिसकी वजह से एक लेयर जो है टूल की सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाती है। तो अलग अलग टाइप की गैसेस पास कराई जाती हैं तो ये अलग अलग लेयर को डेवलप कर लेती हैं, जिससे क्या होता है टूल की इंसर्ट के ऊपर 2 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक की लेयर डेवलप हो जाती है। ये लेयर काफी थिक होती है, जिसकी वजह से टूल जो है काफी टफ हो जाता है। उसके अंदर वियर रेजिस्टेंट क्वालिटी डेवलप हो जाती है और काफी स्ट्रांग हो जाता है। जब टूल काफी स्ट्रांग, टफ और वियर रेजिस्टेंट हो जाता है तब इस टाइप के टूल का यूज हम रफिंग ऑपरेशन में भी कर सकते हैं। देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि इसका हम यूज रफिंग ऑपरेशन के लिए भी कर सकते हैं और फिनिशिंग के लिए भी कर सकते हैं। वहीं फिजिकल वेपर डिपोजिशन वाले जो टूल्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ यूज जो है फिनिशिंग ऑपरेशन में ही करते हैं। इसके अलावा सीएनसी कोटिंग से रिलेटेड जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 102, 3, 4 और 5 इस पे आपको पूरा डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सी कोटिंग्स हम जो है किस टाइप के ऑपरेशंस के लिए कर सकते हैं और इससे हमारी जो टूल की लाइफ है कितनी इंक्रीज हो जाती है। हमारी सीएनसी प्रोग्रामिंग बुक को मंगवाने के लिए आप हमारी सीएनसी कैड कैम अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रूविंग टूल और पार्टिंग टूल की जो इंसर्ट होती है उसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं और साथ साथ में हम जो है ग्रूविंग इंसर्ट में यूज होने वाला जो टूल होल्डर है उसका नॉमेनक्लेचर हम किस टाइप से करते हैं। इसके अलावा हम जो है इसमें ग्रूविंग टूल के जो कटिंग पैरामीटर्स हैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो है हमारी ग्रूविंग इंसर्ट है। ठीक है, इसको पार्टिंग इंसर्ट भी बोलते हैं। दोनों ही पर्पस के लिए हम इस इंसर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं, न्यूट्रल, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है, और यहाँ पे जो है लेंथ आपको दी गई है, विड्थ आपको यहाँ पर दिखाया गया है और ये जो है एंगल। ठीक है, के जो होता है इसका लीड एंगल होता है। अब हम आपको जो है पहले इसका नॉमेनक्लेचर बताते हैं कि किस टाइप से जो है हम इसको नॉमेनक्लेट करते हैं, यानी कि अगर हमें सेलेक्ट करनी हो इंसर्ट तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख लीजिए, ये एक राइनो ग्रूव इंसर्ट है
और इसका यूज बेसिकली जो है ग्रूविंग और पार्टिंग के लिए होता है। तो एक कॉमन टाइप की हमने इंसर्ट ली है। अब यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट में जो है इसके नंबर्स दिए हुए हैं। अब हम यहां पर एक एक डिजिट को समझेंगे। सबसे पहली चीज है पहला क्या, सबसे पहला जो डिजिट है वो डिफाइन कर रहा है कि ये किस टाइप की ग्रूविंग इंसर्ट है। ये जो है राइनो ग्रूव इंसर्ट है और ये जनरल टाइप की इंसर्ट है, ठीक है। दूसरा जो है आपका कटिंग एज टाइप, आपका जो कटिंग एज है इंसर्ट का वो किस टाइप का है। तो यहां पे आप देख सकते हैं डबल एंडेड है, तो यहां पर डी दिया हुआ है, ठीक है। तो डी का मतलब है डबल एंडेड, अगर सिंगल एंडेड होगा तो यहां पर एस लिख कर आएगा, ठीक है। तीसरी जो डिजिट है वो है आपका चिप ब्रेकर। चिप ब्रेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे आप देख लीजिए बेसिकली दो टाइप के चिप ब्रेकर यूज होते हैं, सी टाइप और जे टाइप, ठीक है। तो यहां पर जो है मीडियम कटिंग अगर आपको करनी है तो आप जो है सी टाइप का चिप ब्रेकर यूज करते हैं, और अगर आपको लाइट कटिंग करनी है तो आप जो है जे टाइप का चिप ब्रेकर यूज करते हैं, ठीक है। तो तीसरी डिजिट हो गई आपकी चिप ब्रेकर। यहां पर मैं आपको जो है दोनों टाइप के चिप ब्रेकर दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये जो है आपका सी टाइप का चिप ब्रेकर है यहां पर आपको, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है सी शेप का चिप ब्रेकर है। यहां पर आपको जो है कॉर्नर रेडियस डिफाइन की गई है कि ये कॉर्नर रेडियस मिलेगी। बॉडी विड्थ आपको यहां पर दिखाया गया ये रहेगा, और इंसर्ट लेंथ आपकी जो है 0.551 जो है ये दी हुई है, ठीक है। इंसर्ट थिकनेस भी आपको यहां पर दिखाई गई है, और CDX यानी कटिंग डेप्थ मैक्सिमम जो है आपको 0.512। देखिए जब भी डबल एंडेड इंसर्ट आप यूज करेंगे तो उसकी मैक्सिमम जो है कटिंग डेप्थ आपको मिलेगी 0.512, ये आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हो गई आपकी सी शेप टाइप का चिप ब्रेकर। दूसरा होता है आपका जे शेप। तो ये जे शेप के लिए आपको जो है दिखा देता हूं, ये देखिए RDJ, ये जो है आपका जे टाइप चिप ब्रेकर का जो है इंसर्ट है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये शेप आपको जो है इंसर्ट की मिलेगी। इसमें आपको जो है कॉर्नर रेडियस 0.8 की मिल रही है, बॉडी विड्थ जो है आपको 0.067, और इंसर्ट लेंथ आपको 0.551, इंसर्ट थिकनेस 0.157, और कटिंग डेप्थ मैक्सिमम आपको 0.512 ये आपको मिल जाता है। तो ये हो गया आपका जो है चिप ब्रेकर टाइप। चौथी डिजिट की बात करें तो चौथी डिजिट होती है आपकी विड्थ ऑफ इंसर्ट। जो आप इंसर्ट यूज कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है। जनरली जो है आपको 2 या 3 mm की आपको जो है ग्रूविंग इंसर्ट मिलती है। तो यहां पे आपको दिखा सकते हैं ये जो है आपकी ग्रूविंग और पार्टिंग इंसर्ट जो है 2 से 3 mm के साइज में आपको ये अवेलेबल होती है। जो पांचवी डिजिट है वो है आपकी लीड एंगल। जो लीड एंगल आपका रहेगा वो यहां पर डिफाइन है, तो वो K से डिफाइन होता है, और मैंने आपको दिखाया भी था कि K की वैल्यू कैसे आपको मिलेगी वो आपको यहां पर दिखा देता हूं। देखिए यहां पर K की वैल्यू जो है लीड एंगल आपको जो है 5 से लेकर 15 तक जो है लीड एंगल में आपको इंसर्ट मिलती है, ठीक है। ये देख लीजिए यहां पर आपको दिखाया गया है लीड एंगल, लेंथ, रेडियस, विड्थ और इंसर्ट सीट साइज, ठीक है, हाइट और कटिंग डेप्थ, ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख लीजिए। अब बात करते हैं छठी डिजिट की। तो छठी डिजिट होती है आपकी हैंड ऑफ टूल। अगर आपका टूल राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो वो आपको जो है 6 डिजिट से पता चलेगा। यहां पर लिखा होगा L या R, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। अगर न्यूट्रल टूल आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर N लिख के आएगा, ठीक है। 7th डिजिट होती है आपकी कॉर्नर टाइप। आप कौन सा कॉर्नर यूज कर रहे हैं, शार्प कॉर्नर यूज कर रहे हैं या फिर आप जो है स्टैंडर्ड कॉर्नर रेडियस का जो है कॉर्नर यूज कर रहे हैं। अगर आप शार्प कॉर्नर यूज करेंगे तो आपके यहां पर इंसर्ट के यहां पे 7th डिजिट पर S लिखा होगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड है तो यहां पर कोई डिजिट अवेलेबल नहीं होगी। तो ये हो गया आपका इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर। तो मैंने आपको काफी जल्दी जो है ये इंसर्ट का नॉमेनक्लेचर बता दिया। अब हम जल्दी से टूल होल्डर का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है टूल होल्डर का जो है नॉमेनक्लेचर यहां पर दिखाया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका टूल होल्डर का जो डेजिग्नेशन सिस्टम है वो यहां पर 7 डिजिट से एक्सप्लेन है। पहली डिजिट होती है कि किस टाइप का ग्रूव है। तो ये राइनो ग्रूव इंसर्ट है,
ठीक है, तो उसके लिए जो है जो टूल होल्डर यूज होगा राइनो ग्रूव का होगा। ठीक है, दूसरा जो है एप्लीकेशन टाइप, किस टाइप की एप्लीकेशन में यूज होना है, ग्रूविंग में या पार्टिंग में। तो ये जी आपका लिखा हुआ है, तो यहां पर जो है ग्रूविंग के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो डिजिट है मशीनिंग टाइप, किस टाइप की मशीनिंग के लिए आपको ये टूल होल्डर यूज करना है। ये वाला जो टूल होल्डर है मोस्टली एक्सटर्नल पार्टिंग ग्रूविंग के लिए यूज होता है। तो मैं आपको यहां पर इसका जो डायग्राम है वो दिखा देता हूं। ये देखिए, इस टूल होल्डर का यूज जो है पार्टिंग या ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए होता है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है टूल होल्डर है। अब चौथी डिजिट जो है वो देख लेते हैं हैंड ऑफ टूल, लेफ्ट हैंड टूल है या राइट हैंड टूल है। ठीक है, तो ये जो है आपको आर या एल से डिफाइन होगा। यहां पर आर लिखा हुआ है तो ये राइट हैंड टूल है। ठीक है, फिफ्थ डिजिट है शैंक हाइट, आपका जो टूल होल्डर है उसके शैंक की हाइट क्या है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो है एच से डिफाइन है। ठीक है, तो ये आपकी शैंक हाइट है, 25.4 mm है। तो ये यहां पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, छठी जो डिजिट है वो इंसर्ट के साइज को करती है, यानी कि जो विड्थ है आपके इंसर्ट की वो यहां पर एक्सप्लेन होती है 6 डिजिट से। तो 3 mm है, यहां पर दिखा हुआ आपको 3 लिखा हुआ है। 7th डिजिट है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट आप कितना देना चाहते हैं। तो T16 है। तो T16 का मतलब है यहां पर आपको जो है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 16 mm जो है आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट आप दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका टूल होल्डर का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहां पर हमने आपको जो है टूल होल्डर भी दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कटिंग स्पीड चार्ट की। तो देखिए, अलग अलग कटिंग स्पीड जो है अलग अलग मटेरियल ग्रेड के हिसाब से आपको देनी होगी। यहां पर आपको दिया हुआ P ग्रेड, M ग्रेड, K ग्रेड, S ग्रेड। ठीक है, तो इन सभी ग्रेड्स के लिए आप जो है ये इंसर्ट यूज कर सकते हैं। और इसकी जो है हार्डनेस आपको यहां पर दी गई है कि अलग अलग हार्डनेस के लिए आप जो है कटिंग डेप्थ कितना दे सकते हैं। देखिए, कटिंग स्पीड यहां पर दिया हुआ है, SFM यहां पर दिया है। अलग अलग मटेरियल ग्रेड के हिसाब से जो है अलग अलग हार्डनेस के हिसाब से आप यहां पर ये जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो रिकमेंडेड कटिंग स्पीड का जो चार्ट है ये आप जो है हमारी ऐप में अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो वहां से आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो है ये पूरा का पूरा चार्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टूल इंसर्ट डेटा को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉली कार्बाइड डायमंड इंसर्ट की इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। और इस इंसर्ट का यूज जो है सुपर फिनिश मशीनिंग के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो मैं इंसर्ट आपको दिखा रहा हूँ वो है पॉलीकार्बाइड डायमंड से मैन्युफैक्चर की गई इंसर्ट, और इसका यूज हाई प्रिसीजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। और इसमें जो है आपको बहुत ही हाई ग्रेड की फिनिशिंग मिलती है। तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल में आपको पैरामीटर के साथ में दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है आपको पॉलीकार्बाइड डायमंड की इंसर्ट दिखाई दे रही है। इसमें आपको सिर्फ सिंगल एज मिलेगा और ये इंसर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही आती है। मतलब अगर आप इस इंसर्ट को ऑर्डर करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंसर्ट ही मिलेगी। ये काफी कॉस्टली इंसर्ट होती है। इसकी प्राइस जो है अप्रोक्स 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 35 डिग्री का जो है कटिंग एंगल जो है मिल रहा है। पॉजिटिव इंसर्ट है और सेंटर होल है यहाँ पर। और बाकी इसमें देखिए कॉर्नर रेडियस आपको दिखाई गई है, 0.2 से लेकर 0.4 तक जो है आपको कॉर्नर रेडियस मिल जाती है। इस इंसर्ट का यूज आप जो है नॉन फेरस मटेरियल की मशीनिंग के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम अलॉय की जो है प्रोसेसिंग करनी है और
हाई ग्रेड की फिनिशिंग आपको जहां पर चाहिए तो आप जो है ये इंसर्ट यूज कर सकते हैं। इसकी टूल लाइफ आपको बेटर मिलती है, कटिंग स्पीड भी आपको काफी ज्यादा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कटिंग पैरामीटर दिखा देता हूँ। अलग अलग मटेरियल ग्रेड के लिए जो है आपको अलग अलग कटिंग पैरामीटर यूज करने हैं। एल्युमिनियम अलॉय और जिंक अलॉय की बात करें तो ये जो है ड्राई कटिंग के लिए सुटेबल है, यानी कि आप जो है बिना कूलेंट को ऑन किए जो है आप इसकी मशीनिंग कर सकते हैं। वेट कटिंग के लिए आप जो है इसको भी सुटेबल मानते हैं इन अलॉयज के लिए। ठीक है, मटेरियल ग्रेड यहाँ पर दिया हुआ पीसीडी। पीसीडी का मतलब होता है पॉलीकार्बाइड डायमंड। कटिंग स्पीड आपको मिलती है 300 से लेकर 1500 मीटर पर मिनट की, जो कि काफी ज्यादा होती है और इससे आप जो है अच्छे से मशीनिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको जो आरपीएम मिलेगा काफी ज्यादा मिल जाएगा और साइकिल टाइम आपका काफी कम हो जाएगा। ठीक है, फीट पर टन आपको मिलता है 0.03 से लेकर 0.5 mm पर रेवोल्यूशन, यानी कि एक टन में जो है आपको इतना मटेरियल जो है रिमूवल का आपको अवेलेबिलिटी रहेगी। कटिंग डेप्थ आप दे सकते हैं 1 से लेकर 2 mm तक। ठीक है, 1 से लेकर 2 mm की जो है कटिंग डेप्थ आप दे सकते हैं। ठीक है, कॉपर, ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए आप जो है ड्राई कटिंग में भी सुटेबल है और वेट कटिंग में भी सुटेबल है। मटेरियल आपका जो है पीसीडी है और कटिंग स्पीड आपको जो है 300 से लेकर 1000 मीटर पर मिनट की मिल जाती है। फीट पर टन की बात करें तो 0.03 से लेकर 0.5 mm पर रेवोल्यूशन मिलता है और कटिंग डेप्थ आपको मिल जाती है 1 mm से लेकर 2 mm तक। यहाँ पर मैग्नीशियम अलॉय की बात करें तो जो है आप ड्राई और वेट दोनों कटिंग कर सकते हैं। मटेरियल जो है पॉलीकार्बाइड डायमंड है और आप कटिंग स्पीड इसको 400 से लेकर 1200 मीटर पर मिनट की दे सकते हैं। फीट पर टन 0.03 से लेकर 0.5 mm पर रेवोल्यूशन और कटिंग डेप्थ 1 से लेकर 2 mm तक। अब बात करते हैं सीमेंटेड कार्बाइड की, जो कि है बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल। इस मटेरियल को अगर आप मशीनिंग करना चाहते हैं किसी और इंसर्ट से तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंटेड कार्बाइड एक ऐसा मटेरियल है जिससे कि हम कार्बाइड इंसर्ट्स को बनाते हैं और सिरामिक्स इंसर्ट भी जो है सीमेंटेड कार्बाइड इंसर्ट से बनती है। तो ये जो मटेरियल होता है इसको सिर्फ और सिर्फ आप जो है पॉलीकार्बाइड डायमंड इंसर्ट से ही मशीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कटिंग स्पीड मिलती है 10 से लेकर 30 मीटर पर मिनट, जो कि है बहुत ही कम, यानी कि इससे ज्यादा अगर आपने यूज किया तो सीमेंटेड कार्बाइड मटेरियल की मशीनिंग करते करते आपके जो डायमंड टूल है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और इसमें आप जो है फीट पर टन दे सकते हैं 0.3 से लेकर 0.1। तो आप जो है कटिंग डेप्थ भी अच्छी दे पाएंगे 0.3 से लेकर 0.3। इससे ज्यादा की आप गलती करना मत, क्योंकि ये जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और इसकी मशीनिंग भी जो है आप पॉलीकार्बाइड डायमंड टूल से कर सकते हैं। टाइटेनियम अलॉय की बात करें तो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और इसको जो है ड्राई कटिंग के लिए कभी भी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको सिर्फ और सिर्फ आप जो है कूलेंट की उपस्थिति में ही करेंगे, यानी कि आपको कूलेंट ऑन करना पड़ेगा और इसके लिए जो है आपको स्पेशल पर्पस कूलेंट का यूज करना पड़ेगा। उस कूलेंट की डिटेल मैं आपको दे दूंगा कि कौन कौन से कूलेंट जो है कहां पर यूज होते हैं। ठीक है, 100 से लेकर 200 मीटर पर मिनट की जो है आपको कटिंग स्पीड मिल जाती है यहाँ पर। और फीट पर टन की बात करें तो 0.05 से लेकर 0.2 mm पर रेवोल्यूशन, काफी ज्यादा आपको जो है यहाँ पर टाइटेनियम अलॉय की जो है फीड मिल रही है, यानी कि जो ये टूल है पॉलीकार्बाइड डायमंड, ये बहुत ही अच्छी ग्रेड का टूल है और आपको जो है कटिंग डेप्थ भी यहाँ पर मिल रही है 1 से लेकर 2 mm तक। तो काफी ज्यादा बेटर जो है इसकी टूल लाइफ आपको मिल सकती है अगर आप इससे कम जो है कटिंग डेप्थ और फीट पर टन देते हैं और कटिंग स्पीड को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो आपको जो है टूल लाइफ जो है ज्यादा मिल जाएगी। ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक जो है इसके लिए आप जो है ड्राई कटिंग कर सकते हैं। इसमें आप वेट कटिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वेट कटिंग करने से क्या होगा, ग्लास फाइबर जो है थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाएगा और उसमें जो है मशीनिंग सही तरीके से नहीं होगी। तो इसके लिए जो है आप ग्लास फाइबर को आप जब भी मशीन करें तो आप ड्राई कटिंग ही करें। ठीक है, यहाँ पे आपको कटिंग स्पीड देनी होगी 100 से लेकर 600 मीटर पर मिनट की, तो काफी अच्छी स्पीड दे रही है आपको। और 0.05 से लेकर 0.5 तक जो है फीट पर टन आप जो है इसको दे सकते हैं। इसी हिसाब से जो है कटिंग डेप्थ भी आप जो है 1 से लेकर 2 mm तक दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलिकॉन फिल्ड प्लास्टिक की। तो सिलिकॉन फिल्ड प्लास्टिक जो है सिर्फ और सिर्फ ड्राई कटिंग के लिए ही यूज की जा सकती है। इसमें आपको कटिंग स्पीड मिल रही है 400 से लेकर 800 मीटर पर मिनट की और फीट पर टन जो है आपको 0.05 से लेकर 0.5 mm पर रेवोल्यूशन। यहाँ पे आपको कटिंग डेप्थ 1 से लेकर 2 mm के बीच में मिल जाती है। तो ये तो हो गए वो मटेरियल जिनके ऊपर जो है पॉलीकार्बाइड डायमंड इंसर्ट से मशीनिंग कर सकते हैं। ये जो इंसर्ट है काफी कॉस्टली होती है, इसलिए
इस इंसर्ट का यूज सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग के लिए किया जाए, और ये जो है आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए जो है इसमें आपको कटिंग पैरामीटर की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पड़ती है। आप जो कटिंग पैरामीटर आपको दिया गया है उसी पैरामीटर के अंदर ही आप जो है मशीनिंग करें। कभी भी उस पैरामीटर के बाहर जाने की गलती मत करें, क्योंकि ये जो इंसर्ट है टूट जाएगी और बहुत ही कॉस्टली इंसर्ट होती है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप हर एक इंसर्ट को यूज करने से पहले उसके कटिंग पैरामीटर्स को समझें और किस मटेरियल पे आप यूज कर रहे हैं उस हिसाब से जो है आरपीएम, फीड और कटिंग स्पीड दें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए आप जो है लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंसर्ट के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी पॉपुलर है अपनी मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि इस इंसर्ट का यूज़ कहाँ पे करना है और इस इंसर्ट का सिलेक्शन आप किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको पूरा नॉमेनक्लेचर भी बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होती क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो है आपको हमारी जो नोटिफिकेशंस होती है नई वीडियोस की वो आपको मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है VNMG इंसर्ट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको VNMG इंसर्ट जो है दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है VNMG इंसर्ट है। ठीक है, और VNMG में जो है दो मटेरियल ग्रेड के लिए जो है हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो है इसका मटेरियल ग्रेड यहाँ पर दिया हुआ है ZP 1511। ठीक है, ये ZP 1511 और 1521 जो है PVD कोटेड कार्बाइड इंसर्ट होती है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, कॉर्नर रेडियस जो है 0.4 और 0.8 में है, और इसकी जो एप्लीकेशन है स्टेनलेस स्टील प्रोसेसिंग के लिए है, यानी कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल के लिए जो है हम इस इंसर्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इस इंसर्ट के पैरामीटर भी बताऊंगा और इसकी जो है नाम किस तरह से इसका रखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। VNMG इंसर्ट जो है आपको समझ में आएगा एक एक चीज़। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ V, जो पहला लेटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो V दिया हुआ है ये एक्चुअली क्या है। तो V जो है इसकी शेप है, तो शेप हमने जो है इसकी V शेप ली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी इंसर्ट का वो जो है उसकी शेप को डिफाइन करता है। ठीक है, तो कितने टाइप की शेप्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंसर्ट की शेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C शेप है 80 डिग्री, D शेप है 55 डिग्री, R जो है राउंड, S स्क्वायर, T ट्राइगोनल, V जो है रोम्बस, और 80 जो है ये भी ट्राइगोनल टाइप की है, इसको वेज शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है V शेप जो है 35 डिग्री एंगल है, तो ये V शेप जो है इसका लेटर जो फर्स्ट होगा वो इसकी शेप को डिफाइन करता है। ठीक है, दूसरा जो होता है क्लियरेंस को, तो N जो है क्लियरेंस हमने जो है न्यूट्रल मांगा है, यानी कि जीरो जो है क्लियरेंस इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये इस इंसर्ट में जो हमको क्लियरेंस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थर्ड लेटर जो होता है M, ये होता है टॉलरेंस का। ठीक है, ये टॉलरेंस होता है इंस्क्राइब सर्कल के ऊपर। ठीक है, यहाँ जो एक इंस्क्राइब सर्कल है इसका जो टॉलरेंस होगा वो जो है जो थर्ड लेटर होता है उससे डिफाइन होता है। M से जो है टॉलरेंस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम टॉलरेंस लेते हैं वो M कैटेगरी में ही रखते हैं। ठीक है, जो फोर्थ लेटर होता है वो जो है G से डिफाइन है। G जो है डबल चिप ब्रेकर जो है अगर हम यूज कर रहे हैं तो G शेप में आप देखिए इंसर्ट टाइप कौन सी है, ये देखिए डबल इंसर्ट जो है दोनों साइड जो है इसका चिप ब्रेकर दिया हुआ है। डबल चिप ब्रेकर जो अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम जो है G जो है कोड यूज करते हैं। ठीक है, आप A भी यूज कर सकते हैं, T भी यूज होता है। ठीक है, सिंगल जो है सिंगल साइडेड जो है उसके लिए करते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा VVMT। ठीक है, वो जो इंसर्ट होती है वो इस टाइप की होती है। पांचवा जो लेटर होता है वो इंसर्ट के साइज को डिफाइन करता है, यानी कि कटिंग एज लेंथ। तो यहाँ पर कटिंग एज लेंथ जो होती है, एक साइड की जो है लेंथ जो है 11 से लेकर 16 mm तक जो है शेप में दी हुई है, यानी V शेप देखिए जो इंसर्ट दी हुई है इसमें आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 11 से लेकर 16 तक जो है ये नंबर दिया हुआ है, तो आप 16 जो है इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। तो 5वें नंबर पे जो
16 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आपकी इंसर्ट साइज के बारे में बता रहा है। ठीक है, छठा जो डिजिट है 04, ठीक है, छठी जो डिजिट दिखाई गई है, छठी जो डिजिट होती है वो डिफाइन करती है इंसर्ट की थिकनेस को, कितनी थिकनेस जो है आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं छठी डिजिट पे आपको यहाँ पर दिया है 04, तो जो है आपको 4 mm की जो है थिकनेस यहाँ पर डिफाइन की गई है। ठीक है, और अलग से भी आपको जो है कई जगह दे दिया जाता है कि ये जो है आपकी इंसर्ट की थिकनेस जो है कितनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4.76 दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट का जो ये दिया हुआ है 04, ये होती है नोज रेडियस, कितनी रेडियस की जो है आपकी इंसर्ट आपको चाहिए। ठीक है, नोज रेडियस यहाँ पर देखिए 04 का मतलब है 0.4। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 0.4, तो ये जो है आपकी इंसर्ट की डिटेल है, इससे जो है आप इसका इंसर्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इंसर्ट कहाँ पर यूज होती है। VNMG इंसर्ट जो है फाइन मशीनिंग के लिए यूज होती है और फिनिशिंग ऑपरेशन में जो है इसका यूज होता है। फिनिशिंग में भी जो है प्रोफाइल टर्निंग जो होती है वहां पर आपको जो है ये इंसर्ट यूज सबसे ज्यादा की जाती है। आपको जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल्स में जो है ये इंसर्ट अवेलेबल होती है। तो नेगेटिव रेक एंगल या पॉजिटिव रेक एंगल जो है आप मटेरियल ग्रेड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप जो है नेगेटिव रेक एंगल यूज करते हैं स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए। जितने भी हार्डेंड मटेरियल होंगे वहां पर आप जो है ये इंसर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव रेक एंगल वाली। दूसरा है आपका, इसके अलावा मैं आपको यहां पर इसके पैरामीटर्स दिखा देता हूं कि इसकी जो कटिंग स्टेबिलिटी है वो कितनी बेटर है। देखो, हार्डनेस जो है ब्रेनाइल हार्डनेस स्केल पर अगर 200 से ज्यादा है, लगभग मान के चलिए कि 20 HRC से ज्यादा है। ठीक है, तो 20 HRC से लेकर 30 या 35 HRC तक अगर है तो आप जो है ये इंसर्ट बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, अच्छी मशीनिंग जो है आपको मिल सकती है। लेकिन यहां पर आपको कटिंग पैरामीटर्स क्या रखने हैं वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। स्टेबल कटिंग है तो आप जो है लाइट फिनिशिंग में जो है आप इसको 180 से लेकर 285 तक जो है कटिंग स्पीड दे सकते हैं। ठीक है, ये मीटर पर मिनट में दी हुई है। फीड पर टन, देखिए एक टन में कितना कट जो है आप दे सकते हैं, वो 0.1 से लेकर 0.3 तक दे सकते हैं। तो काफी अच्छी जो है आपको कटिंग भी मिल जाती है इसमें। कटिंग डेप्थ की बात करें तो जो है 0.3 से लेकर 2 mm तक की जो है आप कटिंग डेप्थ इसको दे सकते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए। लेकिन यहां पर देखिए हार्डनेस जो है 200 से ऊपर है। ठीक है, उसके लिए है ये। बट नॉर्मल कटिंग की बात करें तो नॉर्मल में जो है आपको 160 से लेकर 215 तक जो है ये दे देता है। ठीक है, लाइट में। अनस्टेबल कटिंग में जो है 95 से लेकर 155 तक जो है ये कटिंग स्पीड दे देता है। तो ये एक अच्छी इंसर्ट है। लाइट फीड रेट जो है आप देकर जो है इस पर अच्छी फिनिशिंग जो है कर सकते हैं। और प्रोफाइल टर्निंग में जहां पर अनइवन शेप होती है, राउंड, सर्कल, ठीक है, या रेडियस जहां पर होती है, वहां पर आप जो है ये इंसर्ट यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी इंसर्ट है, फिनिशिंग ऑपरेशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है। तो इसको जो है आप किस कोटिंग में यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट जो है बहुत सारी कोटिंग्स में अवेलेबल होती है, CVD कोटिंग और PVD कोटिंग। तो अगर आप PVD कोटिंग में भी अगर इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। PVD कोटिंग जो होती है सस्ती होती है, CVD कोटिंग थोड़ी सी महंगी होती है। और कार्बाइड तो इसकी जरूरत नहीं है, कार्बाइड थोड़ी महंगी इंसर्ट्स होती हैं। तो जो है आप PVD कोटेड इंसर्ट जो है जो यूज कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी आपको। तो आई होप VNMG इंसर्ट के बारे में आपको जो है बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। ऐसे ही और इंसर्ट्स जो है जिनकी जो है मशीनिंग क्वालिटी और प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हार्ड मटेरियल के लिए हम कौन सी इंसर्ट यूज करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में दिखाया आपको कि हार्ड मटेरियल जिसकी हार्डनेस जो है 55 HRC से ज्यादा होती है, उसके लिए हम जो है CBN ग्रेड की इंसर्ट यूज करते हैं। आपने CBN ग्रेड की इंसर्ट का नाम कई बार सुना होगा। CBN का मतलब होता है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। ये जो कोटिंग होती है इस इंसर्ट की हार्डनेस को बढ़ाती है और इसकी जो टूल लाइफ है वो भी हमको ज्यादा मिलती है। जैसे कि हार्ड मटेरियल होते हैं, उनकी हार्डनिंग करने के बाद जब हमें मशीनिंग करनी पड़ती है तो
उस जगह पर जो है हमको CBN ग्रेड की इंसर्ट यूज करनी होती है। CBN ग्रेड की इंसर्ट की खास बात ये होती है कि इसमें हमें टूल लाइफ बेटर मिलती है। और CBN ग्रेड की एक दूसरी कैटेगरी भी है जो कि ग्रे कास्ट आयरन और चिल्ड कास्ट आयरन के ऊपर यूज होती है, क्योंकि ग्रे कास्ट आयरन और चिल्ड कास्ट आयरन जो होता है काफी हार्ड होता है और इस पे जो है हमें नॉर्मल कार्बाइड इंसर्ट की जो लाइफ है वो बेटर नहीं मिलती है। यहाँ पर हमको जो है RPM कटिंग स्पीड अच्छी मिल जाती है और जो टूल की लाइफ है वो भी बेटर मिलती है। तो ये जो CBN ग्रेड की इंसर्ट है इसकी भी प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो देख लीजिए आप स्क्रीन पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है रोम्बस शेप में 80 डिग्री नेगेटिव एंगल की जो है CBN इंसर्ट है। और इस इंसर्ट में जो है दो कैटेगरी में आपको जो है ये इंसर्ट मिल जाती है। हाई हार्डेंड मटेरियल के लिए जो है इसका यूज किया जाता है और कॉर्नर रेडियस आपको जो है 0.4 mm से ऊपर की मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए CBN का जो है कॉर्नर रेडियस आपको 0.4 में मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको इसके कटिंग पैरामीटर्स भी दिखा दूंगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि CBN ग्रेड के इंसर्ट का जो यूज होता है वो जो है हार्ड मटेरियल के लिए होता है और हाई स्पीड कटिंग के लिए जो है इसमें यूज किया जाता है कास्ट आयरन और सिंटर्ड स्टील के लिए, ठीक है। तो अब हम जो है CBN S ग्रेड जो होती है जो हाई हार्ड मटेरियल के लिए जो है यूज होती है और CBN K होता है कास्ट आयरन की प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब हम जो है इसके कटिंग पैरामीटर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो CBN का जो बेसिक यूज होता है वो HRC 55 से ज्यादा के लिए होता है। नॉर्मल कटिंग में आप देखेंगे तो आपको जो है CBN S ग्रेड की जो इंसर्ट है 100 से 200 मीटर पर मिनट की जो है कटिंग स्पीड प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर फीट पर टर्न आपको जो है 0.5 से लेकर 0.1 mm तक का मिल जाता है। कटिंग डेप्थ भी आपको जो है 0.05 mm से लेकर 0.5 mm तक मिल जाती है। तो हार्ड मटेरियल होता है इसलिए जो है इसमें आप जो है कटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये है फिनिशिंग के लिए और लाइट फिनिशिंग के लिए आप जो है 80 to 160 मीटर पर मिनट की स्पीड से जो है आप कटिंग स्पीड दे सकते हैं, ठीक है। अनस्टेबल कटिंग में देखिए आप जो है 60 से 150 मीटर पर मिनट की दे सकते हैं और रफिंग के लिए आप जो है 70 से 110 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड दे सकते हैं, ठीक है। कटिंग डेप्थ लगभग सेम ही दे रहे हैं हर जगह पे। कटिंग डेप्थ जो है रफिंग में आप जो है 0.5 से लेकर 2 mm तक दे सकते हैं, ठीक है। और स्टेबल कटिंग में जो है आप जो है 60 to 120 तक जो है कटिंग स्पीड दे सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं ग्रे कास्ट आयरन में। ग्रे कास्ट आयरन में आप देख सकते हैं CBN K ग्रेड इंसर्ट जो है यूज की जाती है और इसकी जो कटिंग स्पीड आपको मिलती है 300 से 800, जो बाकी और इंसर्ट्स में आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको टूल लाइफ भी ज़्यादा मिलती है और मशीनिंग टाइम भी आप आसानी से कम कर सकते हैं। अगर आपको हाई RPM पे कास्ट आयरन की मशीनिंग करनी है तो आप जो है ये इंसर्ट यूज कर सकते हैं। CBN ग्रेड की इंसर्ट कास्ट आयरन के लिए बहुत अच्छी होती है। दोनों टाइप के कास्ट आयरन यहाँ पर दिखाए गए हैं। चिल्ड कास्ट आयरन काफी हार्ड होता है, यहाँ पर आपको कटिंग स्पीड जो है 80 to 160 मिल रही है, ठीक है। नॉर्मली आपको जो है बाकी और जगह पे आपको 30 से 40 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड मिलेगी। कार्बाइड इंसर्ट या फिर आप सिरामिक इंसर्ट की बात करें तब भी, ठीक है। तो वहां पे आप जो है CBN ग्रेड की इंसर्ट यूज करेंगे तो आपको जो है काफी बेटर कटिंग स्पीड मिलेगी। डेप्थ ऑफ कट भी आपको जो है 0.5 से लेकर 0.3 mm तक जो है आपको मिल जाता है ग्रे कास्ट आयरन में और 0.3 से लेकर 1 mm तक आपको मिल जाता है चिल्ड कास्ट आयरन में, ठीक है। तो काफी अच्छा है। इस ग्रेड की इंसर्ट को आप जो है उन जगहों पर यूज कर सकते हैं जहां पर आपको HRC यानी कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर का जो स्केल है उसमें आपको जो है 55 HRC से ज्यादा की अगर हार्डनेस मिलती है तो आप जो है CBN ग्रेड की इंसर्ट यूज करें, ठीक है। ये आप किसी भी कंपनी की CBN ग्रेड इंसर्ट ले सकते हैं जिसमें आपको कटिंग पैरामीटर्स इस टाइप के मिलते हैं। आप उस इंसर्ट के कटिंग पैरामीटर्स चेक करिए और उसको टेस्ट करके देखिए और इन्हीं पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप जो है टूल लाइफ उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंसर्ट की टूल लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जो है मशीनिंग टाइम के बेस पर भी इसकी टूल लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको इसके फॉर्मूले और मेथड भी आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव
और आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है थ्रेड से रिलेटेड। इसमें मैं आपको दो टाइप की थ्रेड्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपने सबसे ज़्यादा वोट करके जो है सेलेक्ट किया है टॉपिक। इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड आपकी आई थी वो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड और एक्मे थ्रेड की थी। तो मैं आज इस वीडियो में आपको दोनों टाइप की थ्रेड्स के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन थ्रेड्स को बनाने के लिए आपको कौन सी इंसर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको प्रोफाइल भी बताऊंगा और आप इस इंसर्ट को ऑर्डर करने के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल थ्रेड की। ट्रेपेजॉइडल थ्रेड का जो एंगल होता है देख सकते हैं आप, ये जो है ट्रेपेजॉइडल थ्रेड है। इसमें जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की थ्रेड में जो एंगल रहता है वो 30 डिग्री का एंगल रहता है। यानी टीथ के जो बीच में गैप होता है उसका जो एंगल होता है उसको जो है 30 डिग्री का एंगल जो है माना जाता है। ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के टीथ में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, चाहे वो इंटरनल में हो चाहे वो एक्सटर्नल में हो। ठीक है। ट्रेपेजॉइडल थ्रेड का यूज बेसिकली पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स होती हैं और इनका यूज आपको जो है लीड स्क्रू में मिल जाएगा। पावर ट्रांसमिशन के लिए जो जैक्स होते हैं उनके अंदर भी जो है थ्रेड्स बनाई जाती हैं, वो भी जो है ट्रेपेजॉइडल थ्रेड और एक्मे थ्रेड की होती हैं। तो ये जो थ्रेड है थोड़ी स्पेशल पर्पस थ्रेड है और इसका डिज़ाइन है बाकी और थ्रेड्स के मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंसर्ट यूज होती है वो इस शेप में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये L जो है इसकी एज लेंथ है और A जो है इंस्क्राइब सर्कल का जो डाया होता है उसको जो है डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो थीटा दिया हुआ है ये जो है थ्रेड का एंगल है। ठीक है, ये 29 डिग्री का होता है और इसके अलावा R ये जो वैल्यू दी हुई है ये जो है इसकी टिप रेडियस है जो कि रेडियस को डिफाइन करती है। S जो है इसका साइज है जो कि इस टिप के सेंटर से लेकर एज लेंथ तक जो है विड्थ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसकी बेसिकली हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमको जो है साइज डिफाइन करने के लिए एज लेंथ की ज़रूरत पड़ती है और ये जो आप देख रहे हैं A यानी कि इंस्क्राइब सर्कल का जो साइज है वो हमको बताना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेपेजॉइडल थ्रेड को ऑर्डर करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है वो होता है थ्रेड पिच। आपको थ्रेड पिच किस साइज में चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 mm की पिच है, 2 mm की पिच है और 3 mm की पिच है। इंस्क्राइब सर्कल का जो रेडियस है उसका साइज देख सकते हैं 3/8 इंच है। ठीक है, और L जो है एज लेंथ जो है आपको 16 है, मतलब कि ये 16 एज लेंथ की इंसर्ट में आपको 3 पिच की जो है अलग अलग इंसर्ट मिलेगी। तो बेसिकली आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है आपकी थ्रेड पिच। आपको थ्रेड पिच का पता है तो आप जो है ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इंटरनल थ्रेड्स हैं, सेम चीज़ है। आप जो है अलग अलग कोई स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है सेम चीज़ इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के कटिंग पैरामीटर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील पे अगर आप जो है ट्रेपेजॉइडल थ्रेड बनाते हैं तो आपको जो कटिंग स्पीड मिलेगी 180 से लेकर 285 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड मिलेगी। ठीक है, फीट पर टन जो है 0.1 से लेकर 0.3 mm पर रेवोल्यूशन मिलेगा और कटिंग डेप्थ आपको मिलेगी 0.3 से लेकर 2 mm तक, जो कि काफी ज्यादा है एक्मे थ्रेड में यूज होने वाली इंसर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, नॉर्मल कटिंग में आप जो है 160 से लेकर 215 तक है। यहाँ पर आपको कटिंग स्पीड काफी कम मिलती है, 0.1 से लेकर 0.3 तक जो है फीट पर टन मिलता है और 0.3 से लेकर 2 mm तक जो आपको कटिंग डेप्थ मिलती है। अनस्टेबल कटिंग में आपको जो है 95 से लेकर 155 तक जो है कटिंग स्पीड मिलती है और फीट पर टन आपको 0.1 से लेकर 0.3 तक मिलता है। कटिंग डेप्थ आपको जो है 0.3 से लेकर 2 mm तक मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपको कटिंग स्पीड मिल रही है इसका यूज आप जो है आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं और फीट पर टन का यूज आप जो है फीट पर मिनट को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। इस वैल्यू का यूज आप जो है
आरपीएम और फीट पर मिनट के फॉर्मूले में डाल करके निकाल सकते हैं, जो कि हमने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्मे थ्रेड की। तो एक्मे थ्रेड को भी आप देख लीजिए। एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है। ट्रापेजॉइडल थ्रेड में आपने देखा था कि जो एंगल था वो 30 डिग्री का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 29 डिग्री का जो है एंगल होता है। एज लेंथ एल से डिफाइन होती है और इंस्क्राइब सर्कल का जो डाया होता है वो ए से डिफाइन होता है। एस सेम रहता है, रेडियस भी सेम रहती है और थीटा जो है वो एंगल है। तो बाकी सब चीजें सेम होती है। इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड आप जो है अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इंटरनल थ्रेड के लिए आप जो है दूसरी इंसर्ट यूज करेंगे और एक्सटर्नल के लिए आप दूसरे टाइप की इंसर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है यहाँ पर कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्मे थ्रेड को ऑर्डर करने के लिए आपको थ्रेड पिच नहीं दी होती है। उसके लिए आपको चाहिए होता है टीपीआई, यानी कि थ्रेड पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितनी थ्रेड्स आ रही हैं वो वैल्यू आपको जो है देनी होती है इंसर्ट को ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है टीपीआई की वैल्यूज दी हुई हैं अलग अलग साइजेस के लिए। ठीक है, ये जो है मॉडल नंबर है और यहाँ पर टीपीआई दिया हुआ है। ये आपको जो है इंस्क्राइब सर्कल का डाया दिया हुआ है। दूसरा जो है एज लेंथ दी हुई है और ये एस साइज दिया हुआ है। आपको अलग अलग एस साइज के हिसाब से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक्मे थ्रेड के कटिंग पैरामीटर्स। अगर आप माइल्ड स्टील पर कटिंग कर रहे हैं तो आपको जो कटिंग स्पीड फॉलो करनी होगी स्टेबल कटिंग के लिए 285 से लेकर 445 मीटर पर मिनट की जो है कटिंग स्पीड आपको देनी होगी। इसी से आप जो है आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस आरपीएम पे आप जो है इस थ्रेड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फीट पर टन आपको दिया हुआ है 0.09 से लेकर 0.2 mm। ठीक है, तो काफी अच्छा फीट पर टन दिया है आपको, जो है इसमें काफी अच्छी डेप्थ मिल जाती है माइल्ड स्टील के लिए। कटिंग डेप्थ आपको देनी है 0.2 से लेकर 0.8 तक, यानी कि इसमें आप जो है कटिंग डेप्थ ज्यादा नहीं दे सकते हैं एक बार के लिए। तो जब भी आप जो है प्रोग्राम बनाएं तो आप जो है कटिंग डेप्थ के हिसाब से जो है अपनी डेप्थ दे सकते हैं, कितनी डेप्थ की आपको जो है थ्रेड चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से आप जो है नंबर ऑफ पासेस उसमें दे सकते हैं। तो एक्मे थ्रेड को बनाने के लिए आप जो है कटिंग पैरामीटर्स ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नॉर्मल के लिए आप जो है 275 से लेकर 420 तक यूज कर सकते हैं। कटिंग डेप्थ सेम रहेगी और फीट पर टन भी लगभग सेम रहेगा। अनस्टेबल कटिंग में आप जो है 285 से 460 मीटर पर मिनट की स्पीड से जो है दे सकते हैं। इसी हिसाब से आप आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कार्बन स्टील और कार्बाइड स्टील पर मशीनिंग करते हैं तो आपको जो स्पीड मिलेगी 165 से लेकर 235 के बीच में। तो आप जो है कटिंग स्पीड जो है इस दोनों रेंज के बीच वाली जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा और उसी हिसाब से आप जो है आरपीएम कैलकुलेट कीजिएगा। कटिंग डेप्थ आपको मिल रही है 0.2 से लेकर 0.9 तक और फीट पर टन जो 0.04 से लेकर 0.2, मतलब फीट पर टन आपको जो है ठीक ठाक मिल जा रहा है। तो आप जो है इस रेंज में अपना वैल्यू को पुट करके आरपीएम कैलकुलेट कर सकते हैं, फीट पर मिनट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फीट पर मिनट और आरपीएम कैलकुलेट करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो उस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है ये वैल्यूज निकाल सकते हैं और अपने प्रोग्राम में ये सही एक्यूरेट वैल्यूज को डाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो है ट्रापेजॉइडल थ्रेड और एक्मे थ्रेड दोनों टाइप की थ्रेड्स के बारे में समझा और इसमें कौन सी इंसर्ट यूज करनी है ये भी हमने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम जो है एक्मे थ्रेड और ट्रापेजॉइडल थ्रेड को बनाने के लिए जो प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी वो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जो है प्रोग्राम को भी बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएनसी टर्निंग मशीन में जो हम टूल यूज करते हैं उसके जो टूल होल्डर्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि टूल होल्डर्स का नॉमेनक्लेचर किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है और जो लेटर उसमें दिए होते हैं उससे क्या डिफाइन होता है। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
अगर हमें कोई टूल होल्डर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है उसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम उसका पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं MCLNR 2525M12 और स्टार, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई लेटर जो है दिया हुआ है टूल होल्डर को डिफाइन कर रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा लेटर जो है क्या चीज डिफाइन कर रहा है। देखिए सबसे पहला जो लेटर है M, यहाँ पर जो है M डिफाइन करता है क्लैंपिंग सिस्टम को, यानी कि किस क्लैंपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है टूल होल्डर में क्लैंपिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लैंपिंग सिस्टम जो है लेटर से डिफाइन है C, M, P और S। तो यहाँ पर देख सकते हैं M जो है, यहाँ पर M में देख सकते हैं आप ऊपर से क्लैंपिंग की गई है, इंसर्ट को जो है ऊपर से दबाया गया है, ठीक है। सेकेंड नंबर है इंसर्ट शेप। अब किस शेप की इंसर्ट जो है आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो चीज आप जो है इस टूल होल्डर में सेकेंड लेटर से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं C दिया हुआ है, तो C शेप की इंसर्ट जो है 80 डिग्री की इंसर्ट होती है, वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। सेकेंड जो डिजिट है वो C शेप को डिफाइन कर रही है। इसी तरह से कोई और शेप होगी तो आप जो है इसमें अलग शेप के हिसाब से अल्फाबेट यूज करेंगे। थर्ड है L, यहाँ पर देख सकते हैं ये कटिंग एज एंगल को डिफाइन कर रहा है। तो L को आप देख सकते हैं कटिंग एज एंगल यहाँ पर डिफाइन है। L में देख सकते हैं 95 डिग्री का जो है कटिंग एज एंगल है, ठीक है। तो कटिंग एज एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 95 डिग्री का जो है कटिंग एज एंगल है, तो वो जो है L से डिफाइन है। यहाँ पे देख लीजिए जो फोर्थ लेटर है N, ये डिफाइन करता है इंसर्ट रिलीफ एंगल को। जो इंसर्ट का रिलीफ एंगल है वो इसमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि इंसर्ट के सिलेक्शन में हमको जो है रिलीफ एंगल देना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर भी जो है रिलीफ एंगल हमको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग रिलीफ एंगल हैं। N का मतलब होता है न्यूट्रल और यहाँ पर रिलीफ एंगल 0 होता है, ठीक है। तो ये जो है जिस टूल होल्डर में जो है रिलीफ एंगल आपको नहीं देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये N 0 रिलीफ एंगल के साथ में यहाँ डिफाइन है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 3, 5, 7 के जो है अलग अलग अल्फाबेट जो है वो रिलीफ एंगल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फिफ्थ लेटर जो होता है वो होता है हैंड ऑफ टूल। किस टाइप का टूल है, राइट हैंड का टूल है या लेफ्ट हैंड का टूल है या फिर न्यूट्रल टूल है। तो ये यहाँ पे R जो डिफाइन कर रहा है राइट हैंड टूल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सिक्स्थ जो लेटर है, ये सिक्स्थ लेटर जो है आपको शैंक हाइट को डिफाइन कर रहा है कि जो आपका शैंक है टूल का, जो टूल का शैंक है उसकी हाइट क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शैंक हाइट यहाँ पे दिखाई गई है, फ्रंट और बैक दोनों की हाइट जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो 6 और 7 जो है फ्रंट और बैक की हाइट को डिफाइन कर रहा है। 8th और 9th लेटर जो है शैंक की विड्थ यानी चौड़ाई को डिफाइन कर रहा है कि कितना चौड़ा जो है आपका टूल होल्डर है, उसकी जो थिकनेस है वो 8th और 9th लेटर से डिफाइन है, ठीक है। 10th नंबर जो है आपका टूल होल्डर की लेंथ को डिफाइन करता है। आपका टूल होल्डर किस लेंथ का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग अल्फाबेट दिए हुए हैं। A 32 mm है, B 40 mm है, C 50 mm है, D 60 है, E 70 है, F 80 है, G 90 है, H 100 है। तो ये अलग अलग हाइट को जो है डिफाइन कर रहे हैं ये लेटर्स। तो आप अपने हिसाब से जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं किस हाइट का जो है आपको टूल चाहिए, ठीक है। 11 और 12 जो नंबर होता है वो इंसर्ट की साइज को डिफाइन करता है, ठीक है। आपको जो इंसर्ट यूज कर रहे हैं उसकी जो एज लेंथ है वो कितनी आप जो है यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है आप 11th और 12th नंबर जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 13 जो नंबर होता है वो स्पेशल कोड होता है। जैसे कि इंसर्ट में कई बार जो है CBN इंसर्ट आप यूज कर रहे हैं या वाइपर इंसर्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जब आप टूल होल्डर सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको जो है स्पेशल नंबर जो है यूज करना पड़ेगा, वहां पर आप जो है ये डिजिट दे सकते हैं, ठीक है। और 14 नंबर होता है शैंक के लिए, ठीक है। शैंक किसका है, किस मटेरियल का है, स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का है या किसी और मटेरियल का आप अगर यूज कर रहे हैं तो वो चीज जो है आपको इस 14 नंबर में डिफाइन होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग नंबर जो है अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप जो है टूल होल्डर का सिलेक्शन कर सकते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है। जनरली क्या होता है CNC टूल के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपना जो है नॉमेनक्लेचर का जो चार्ट है वो अपने सप्लायर को शेयर करते हैं, उसके हिसाब से जो है आप अपने टूल की डिमांड को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जनरल जो है
नॉमेनक्लेचर है और इसका आप यूज करके जो है टूल होल्डर भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप आसानी से जो है टूल का सिलेक्शन कर सकते हैं, किस टाइप का टूल है, और उसका जो है नाम भी आप डिफाइन कर पाएंगे। तो ये जो नॉमेनक्लेचर का चार्ट है ये आप हमारी CNC CAD/CAM अकेडमी ऐप में मिल जाएगा आपको। और दूसरा आपको जो है हमारे फेसबुक पेज सिग्मा यूथ इंजीनियर्स के नाम से जो फेसबुक पर है उस पे जाके आप जो है इस चार्ट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।